गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमारा जो पहला अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसमें बेटा आपको कुछ टॉपिक है वो कट गए हैं। जो बाकी टॉपिक है वो आपको मैं निशान लगवाकर आपको करवा रहा हूँ। तो कल हमने अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। तो प्रमुख प्रमुख अभिलेख तो जो हैं अशोक के अभिलेख है बेटा, वो ब्राही और खरोष्टी लिपि में मिलती है। ज़्यादातर अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राही और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तंभ, गुहालेख, जिन्हें गुफाओं की दीवारों पर ऋषि मुनियों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए उत्कीर्ण कराया गया था, ये अभिलेख मिलती है। अशोक के अभिलेख कला के उत्कृष्ट नमूने उदाहरण हैं। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ और शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। चाहे जूनागढ़ में जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में जिसे उत्कीर्ण कराया गया था, विदेशी होते हुए भी रुद्रदामन ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया था। इसके शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अशोक के अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली का लोह स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी स्कंदगुप्त का भीतरी गांव स्तंभ अभिलेख, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहती है, जिसे उसके मंत्री संधि विग्रह हरिशेन के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। ताम्र लेखों से गुप्तों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त कौन थे, कहाँ से इनका उद्भव कहाँ से हुआ था, इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से हुआ था। तो ताम्र अभिलेखों में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसी जानकारी हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता की पूना ताम्रपुत्र अभिलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें प्रभावती गुप्ता का या प्रभावती गुप्त का विवाह है वो दक्षिण में जो वाकाटक नरेश था रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुप्तों के उद्भव, विकास, गुप्तों के निवास स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। जो गुहा अभिलेख हैं, जिन्हें गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया गया था, चित्रित कराया गया था, तो गुहा अभिलेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुन गुहा अभिलेख, इसके अलावा सातवाहन जो शासक हुए थे, जिसमें विशेष रूप से गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक और नानाघाट गुहा अभिलेख भी अधिक उपयोगी है। तो जैसे सातवाहन शासक थे, अपने माता का गोत्र थे वो अपने नाम के आगे लगाते थे, तो सातवाहनों के नासिक और नानाघाट गुहा अभिलेख अधिक उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों कई मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में भी शास्त्रों के लेख लिखवाए गए हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिनमें अधोभाग में, मूर्तियों के अधोभाग में ये लेख खुदवाए गए थे, इनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ये मूर्ति अभिलेख कहलाती हैं। इन अभिलेखों के द्वारा जो विभिन्न युग में जो शासक हुए थे, जो विभिन्न युग के जो शासक उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक पक्ष, कर प्रणाली, राजस्व प्रणाली, इसके अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। आज हम बच्चों सिक्कों और मुद्राओं के अध्ययन से शुरुआत करेंगे। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, जिसे हम एंशिएंट इंडिया के नाम से जानते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों का, मोहरों को और मुद्राओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो सिक्कों का, मुद्राओं का और मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सिक्कों में शासकों के नाम, उनकी उपाधियाँ, तिथि, चित्र, वंश परंपरा, उनके धर्म, उनके कार्यों, कला, साहित्य, विज्ञान, शासन की रुचि, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन, साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल में जहाँ अधिकतर राजाओं ने सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे, तो गुप्त काल के सिक्कों में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है।
जैसे गुप्त काल के जो स्वर्ण धातु के सिक्के हैं उसमें जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और व्याघ्र निहंता सिक्के में उसके संगीत के प्रति रुचि को प्रदर्शित किया गया है। तो समुद्रगुप्त के वीणा वादक और व्याघ्र निहंता सिक्के उसके संगीत के प्रति उसकी रुचि और शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो समुद्रगुप्त को का वीणाधारी सिक्का, समुद्रगुप्त का वीणाधारी सिक्का, जिसमें सम्राट समुद्रगुप्त को, जिसे द नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त का जो सिक्का इसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये विशुद्ध सोने के बने हुए सिक्के थे। गुप्त काल में अधिकतर जो सिक्के थे वो स्वर्ण धातु के बने हुए थे। इसी प्रकार कुमारगुप्त के जो कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं उस सिक्कों से उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि होती है। तो जो कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं उससे उसके शैव धर्म का या शैव मतावलंबी होने की जानकारी मिलती है। इन सिक्कों से हमें शासकों के नाम, उनकी वंशावली, उनके सामाजिक धार्मिक धर्म, संस्कृति, कला, परंपरा, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक विदेशी व्यापार साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम उनके धार्मिक विश्वास, कला, साहित्य, विज्ञान, विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है। सबसे पहले जो हमें सिक्के प्राप्त हुए थे वो सिक्के चांदी के और तांबे के थे। इन पर केवल चित्र थे। इन्हें आहत या पंचमार का सिक्के, जो मौर्यकालीन जो सिक्के उन्हें आहत सिक्के या पंचमार का सिक्का कहा जाता है, जो तांबे के होते थे या चांदी के होते थे। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार का सिक्के कहते हैं। मौर्यों के बाद जो हिंद यवन शासक थे उन्होंने हिंद यवन शासकों, जिसमें मिनांदर प्रमुख है, कुषाणों के समय सोने के, विशुद्ध सोने के और तांबे के सिक्के प्रचलन है। गुप्त काल में मुख्य रूप से सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के प्रचलित हुए थे और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। सिक्कों से राजाओं का नाम, उनका राज चिन्ह, उनके धर्म, उनके कला, उनकी रुचि के अनुसार उनकी फैशन, उनकी तिथि क्रम, उनकी तारीख का अंकन मिलता है। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्कों से उनके साम्राज्य विस्तार, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन, उनकी कला, उनके शौर्य, उनकी प्रतिष्ठा, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके वैभव का पता भी चलता है। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व और यूप के चिन्ह हैं। अश्वमेघ पराक्रमांक भी लिखा है। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें अश्व और यूप के चिन्ह हैं और अश्वमेघ पराक्रमांक भी लिखा है। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन किए जाने की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। इसे एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बयाना में और जोगल थाम्बी में जो सिक्कों का ढेर मिला है, जोगल थाम्बी एक प्रमुख स्थान है के सिक्कों में शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी, शकों का और सातवाहनों का जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था, यानी उन्होंने शकों को जीत लिया था। शकों को अपना नाम अंकित करके उन्हें पुनः प्रचारित किया था। सिक्कों के साथ साथ उन्हें कई प्रकार की मोहरें भी मिली हैं। इन पर राजा का, सामंत का, पदाधिकारियों का, व्यापारियों का, व्यक्तियों का नाम, हस्ताक्षर, तिथि, अंकन तिथि मिलती है। बसाड़ प्राचीन वैशाली में से 274 मिट्टी की मोहरें मिली है। तो सिक्कों से हमें जो जानकारी क्या क्या मिलती है बेटा? सिक्कों से हमें तिथि क्रम निर्धारित करने में मदद मिलती है। सिक्कों से राजाओं का नाम, उनकी पदवी, उनके गौरव का पता चलता है। उस काल में कला, धातु विज्ञान के साथ अतिरिक्त रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उनके व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक स्थिति की जानकारी। यदि तांबे के सिक्के तो आर्थिक स्थिति कमजोर थी, यदि सोने के सिक्के तो इसका मतलब गुप्त काल में जो साम्राज्यिक स्थिति थी वो बहुत मजबूत थी। उसके साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी हमें इन सिक्कों से होता है। नए तथ्यों का उद्घाटन भी नए सिक्कों से होता है। उससे हमें पता चलता है कि शासकों की क्या रुचि थी, उनका क्या ज्ञान था, वो
वो उनकी रुचि के विषय कौन कौन से थे। तो सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों से राजाओं का तिथि क्रम का निर्धारण आसानी से हो सकता है। इसके अलावा उनके धार्मिक विश्वास, कला, व्यापार, उनकी आर्थिक प्रगति, साम्राज्य की सीमाओं, नवीन तत्वों की जानकारी, शासकों की रुचियों का ज्ञान आदि भी हमें सिक्कों से ही होता है। तो सिक्कों से जानकारी हमें क्या क्या मिलती है? सिक्कों के माध्यम से हम तिथि क्रम को निर्धारित करने, क्योंकि सिक्के वो या तो संवत के हिसाब से या तिथि क्रम के हिसाब से जारी किए गए थे। उनके धार्मिक जीवन, उनके हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म के अनुयायी होने, या उनकी रुचियों, उनके फैशन, उनके साम्राज्य विस्तार, उनके कला, साहित्य, परंपरा, इसके अलावा विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके अलावा व्यापार, आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, शासकों की रुचियों का ज्ञान, शासकों की क्या रुचि थी, क्या उनके रुचि के विषय थे, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से ही मिलती है। स्मारक और भवन, जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो पुरातात्विक एंशियंट जो रिसोर्सेज है, प्राचीन स्रोत है, उसके अंतर्गत भूमि पर के साथ साथ भूगर्भ में, भूगर्भ यानी कि भूमि के नीचे हमें कई अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ मंदिर, महल, दुर्ग, भवन शामिल हैं। तो भूगर्भ से या मिट्टी पर या भूमि पर, तो भूगर्भ से या तो जिन्हें खोद कर जमीन से निकाला गया था, या भूमि पर हमें प्राचीन स्रोतों में भूमि पर या भूगर्भ में या मिट्टी के अंदर दबे हुए कई अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, बौद्ध मठ, मंदिर, राजाओं के महल, दुर्ग, भवनों का उल्लेख मिलता है। इससे उस समय की कला, संस्कृति, भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कौशल, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदाड़ो जो नए शोध हुए उसके हिसाब से करीब 7000 से लेकर 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष से में वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनके नगर, उनके भवन निर्माण, भवन विन्यास, सड़कों, नालियों, इसके अलावा मुख्य दरवाज़ों, मुख्य द्वारों की जानकारी हमें मिलती है। देवगढ़ और भीतरी गांव मंदिर से, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरी गांव का मंदिर, इससे हमें गुप्त काल के जो राजा हुए थे, गुप्त काल की धार्मिक, सांस्कृतिक, उनके धार्मिक पक्ष, उनके एक विशेष धर्म के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिण पूर्वी एशिया से भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी हमें मिलती है। स्मारकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। कंबोडिया में, जो भारत से काफ़ी दूर है, वहाँ पर अंगकोर वाट के स्मारक मिले हैं। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, तो जावा के बोरोबुदूर के मंदिर, इससे पता चलता है भारतीय धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारतीय धर्म संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, उसका रहन सहन, खान पान, जीवनचार्य जो है वो अन्य देशों में भी बहुत प्रचलित हुआ था। भारतीय धर्म संस्कृति का प्रसार है वो काफ़ी हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वहाँ पर विस्तार हुआ था। भारत के अन्य देशों के साथ उस समय औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी को कहते हैं। उस समय भारत के दुनिया के अन्य देशों के साथ न केवल औपनिवेशिक संबंध थे, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध थे। उनमें भारतीय धर्म, संस्कृति, कला, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, जीवन, धर्म, जीवन आचार्य है वो प्रचलित थे। इसके अलावा मूर्तियाँ, शैलचित्र कला और अन्य कलाकृतियाँ, हमें उत्खनन से हमें कई स्थानों पर विभिन्न मूर्तियाँ, टेरिकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। जो टेरिकोटा की जो मूर्तियाँ मिली है, उससे हमें उस समय के लोगों के जो मूर्तियों के माध्यम से उनके धार्मिक, उनके सामाजिक जीवन, उनके सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन के प्रमाणित से अभिव्यक्ति करने का मुख्य स्थान है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शिलाश्रय, यानी कि प्रारंभिक मानव के जो निवास स्थान, शिलाश्रय का अर्थ हो गया प्राचीन गुफाएं या केव, जिनमें प्राचीन काल में मानव रहा करता था,
उसमें तत्कालीन मानव के द्वारा चित्रांकन किया गया है या चित्र बनाया गया है, जिन्हें हिरमिच के पत्थर या रंगीन पत्थर से जिनका प्रयोग किया गया है, जिसमें भीमबेटका की गुफा है जो मध्य प्रदेश में मिला है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जिसमें शैल चित्र, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है, जिन्हें गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया था, बनाया गया था, उनमें चटकीले और चमक रंगों का प्रयोग किया गया था। तो शैल चित्र क्या थे? जिन्हें आदि मानव के द्वारा या प्रारंभिक मानव के द्वारा अपने निवास स्थान गुफाओं की दीवारों पर जिन्हें उत्कीर्ण किया गया था, ऐसे चित्र हमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका से मिले हैं, जिनमें प्राक ऐतिहासिक कालीन हमें है वो चित्र वो गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। उनसे उनके जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति होती है, चित्रों के माध्यम से व्यक्ति है। इसमें प्रारंभिक मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें प्रारंभिक जो मानव था उसके सांस्कृतिक जीवन के क्या पहलू थे, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आता है, प्रचुर मात्रा में से शैल चित्र जिन्हें गुफाओं की दीवारों में कंदराओं में बनाया गया था। जैसा मैंने आपको कहा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका बहुत ही प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें प्राक ऐतिहासिक कालीन मानव के द्वारा बनाए गए चित्र है वो मिले हैं। और पंचमढ़ी में भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता और एलोरा है, उसकी चित्र राशियाँ, दुर्गों महलों के भित्ति चित्र भी, दुर्गों के महलों के निवास स्थान के राजाओं के महलों के बीच चित्र है वो भित्ति चित्र भी मिले हैं। इससे प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा आपको कहा गया है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अलावा उत्तरी राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में, शेखावाटी क्षेत्र में विशेषकर प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं बच्चों। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, जो भीमबेटका की जो गुफाएं फेमस है, जहाँ पर प्राक ऐतिहासिक कालीन करीब करीब जिनका समय माना गया है कि ये 50,000 वर्ष से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व मानव के द्वारा गुफाओं में रहने और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाने का ये जानकारी हमें देते हैं। कुछ विद्वान तो इन्हें और अधिक प्राचीन मानते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव के भित्ति चित्र या गुहा चित्र है वो मिले। इसी प्रकार अजंता में, अजंता की चित्र राशि, दुर्ग और महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास को व्यक्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें देते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है वो मिलती है। तो जैसा आपको मैंने आज बच्चों बताया है, आज मैंने आपको सिक्कों और मुद्राओं के बारे में, जो सिक्कों और मुद्राओं में स्पेशल रूप से जो मैंने बताई है, वो सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वे भी मैंने आपको बताया कि सिक्कों से प्राप्त जानकारी, सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्मारक और भवन, हमें कौन कौन से प्राचीन मठ, मंदिर, चैत्य, विहार, राजप्रसाद, दुर्ग, भवन मिले हैं। इसके अतिरिक्त मूर्तियाँ, शैलचित्र जिसमें हम भीमबेटका और पंचमढ़ी के जो प्राक ऐतिहासिक कालीन जो चित्रावशेष मिले वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनके बारे में आपको मैंने लिखा, आपको अंडरलाइन करवा दिया है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय है, वो तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया था, उनमें चटकीले और रंगीन रंगों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें शैलचित्र कहा गया था, जिन्हें गुफाओं की दीवारों पर शैलचित्र क्या थे, तो प्राक ऐतिहासिक कालीन मानव के द्वारा या पाषाणकालीन मानव के द्वारा गुफाओं में रहते उनकी दीवारों पर अंकन किए गए चित्रों को हम शैलचित्र कहते हैं, जिसमें भीमबेटका और पंचमढ़ी के जो चित्र है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आज आपको ये समझना है, इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।